Following is the trial balance as on 31st of March 2019. So balance sheet we have to prepare on 31st of March 2019 of Bajrang Trader. See the information क्या क्या दिया है. Opening stock given on 1st of April 2018. Can I say कि simply it is what opening stock. Opening stock कहाँ पे जाएगा? Trading account debit side में जाएगा. Okay. Purchases and sales both given. Purchase on debit side, sales on credit side. रिटर्न दिया है. अच्छा मेरे को फटाफट बताओ ये 35,000 ये कौन सा रिटर्न है? सर ये डेबिट में दिया है. तो कहने से कि परचेज का बेसिक बैलेंस डेबिट है एंड परचेज रिटर्न विल बी ऑन क्रेडिट. तो कहने से कि दिस 22,800 विल बी परचेज रिटर्न एंड दिस 35,000 विल बी व्हाट? सेल्स रिटर्न. हाँ सर. क्या इफेक्ट हो जाएगा? सर परचेज रिटर्न विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज एंड सेल्स रिटर्न विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स. राइट. चलो यहाँ पे रहता है कैरेज इनवर्ड इज गिवन दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम. सो लेट मी राइट हियर ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. कैरेज आउटवर्ड. सर कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है. सो लेट मी राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेजेस सर ट्रेडिंग अकाउंट. सैलरीज सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इंश्योरेंस प्रीमियम इज अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिपेयर्स दिया है क्वेश्चन में. नथिंग गिवन रिलेटेड टू द रिपेयर्स. रिपेयर्स किसका है? अगर गलती से वो रिपेयर से एग्जांपल मशीनरी ऑल का होता है तो मैं एक बार सोचता भी ट्रेडिंग अकाउंट में. बट ये नथिंग इज गिवन तो कहने से कि मैं डायरेक्टली उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चला जाऊंगा. हाँ सर. डिस्काउंट अलाउज अगेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज आल्सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैड डेट्स. बैड डेट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कहने से कि इन द क्वेश्चन देयर विल बी पॉसिबिलिटीज ऑफ गिवन टू डिफरेंट काइंड ऑफ बैड डेट्स. हाँ सर. कौन सा? एक बैड डेट जो अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया है. ये जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया कि कहना है कि सिंपली ये बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुका है. हाँ सर. अगर अकाउंटिंग प्रोसेस का बात करूं मैं ओवरऑल तो कहने से कि ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन टू जर्नल जर्नल टू लेजर लेजर टू ट्रायल बैलेंस. दैट मीन्स व्हाट? इफ द बैड डेट्स इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो इसका मतलब इसका ट्रांजेक्शन हो चुका था, ये जर्नल हो चुका था, लेजर हो चुका था. तो ये पहले हो चुका है. ट्रायल बैलेंस आएगा इसका मतलब ऑलरेडी हुआ है. तो कहने से कि ये एक ही इफेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस का. हाँ सर. और ये बैड डेट्स कहाँ जाएगा? तो सर ये बैड डेट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज समथिंग नोन एज ओल्ड बैड डेट्स. लेट मी राइट हियर ये ओल्ड बैड डेट्स है. पहले का बैड डेट्स हो चुका ऑलरेडी. इसका इफेक्ट हुआ है. फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नथिंग बट इट इज व्हाट? सर इट इज आरडीडी. ओके. अब आरडीडी की मैं बात करूं तो ये कहाँ जाएगा? सर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं ना जो ओनो वाला फॉर्मेट, उसमें एडजस्ट करेंगे. तो ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये कौन सा है? सर ये भी तो ओल्ड वाला ही है. ओके. एडवर्टीजमेंट अगेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. क्यों सर? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे देर इज एडजस्टमेंट. वो एडजस्टमेंट देखेंगे तो अपने को थोड़ा सा आइडिया आएगा. बट ठीक है फॉर टाइमिंग के लिए इंटरेस्ट और एडजस्टमेंट इज गिवन 42,000. वो थोड़ा ध्यान में रखते हैं. अब मेरे को बताओ ये जाएगा कहाँ? सर देखो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट इट इज व्हाट? एसेट्स. अब इन्वेस्टमेंट पे मेरे को इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव्ड होगा. रिसीव्ड होगा तो सर इनकम है. हाँ देखो ना इनकम है इसलिए तो इसको लिखा भी कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और क्वेश्चन में भी क्रेडिट में दिया है. सो कीप इन माइंड whatever the item given in debit side of a trial balance that will be posted to debit side only. और जो क्रेडिट का आइटम होगा वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में ही जाएगा. राइट. चलो ड्राइंग. सर ड्राइंग को तो हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ले जाते हैं और उसको क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं. एडजस्टमेंट करते हैं ना उसका. सेट ऑफ करते हैं ना. तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. इन्वेस्टमेंट. सर इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? असेट. फर्नीचर एंड पिक्चर्स इट इज अगेन असेट्स. ऑफिस इक्विपमेंट इज असेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो असेट्स. सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर. सर डेटर एसेट्स है और क्रेडिटर इज व्हाट? लायबिलिटी. राइट. चलो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. सर एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके. कैपिटल. सर ये तो लायबिलिटी है बट ऑब्वियसली कैश एट बैंक इज असेट्स. कैश इन हैंड इज ऑल्सो असेट्स. चलो सो आई होप सो पोस्टिंग का पूरा पार्ट क्लियर हो गया. यू पीपल डोंट हैव एनी डाउट इन पोस्टिंग. राइट. तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज आर एडजस्टमेंट पार्ट. चलो एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं. एडजस्टमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. बहुत सारी चेंजेस है एडजस्टमेंट में.
तो वैसे टाइप का करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, पहले पूरा एडजस्टमेंट में रीड करता हूँ, एडजस्टमेंट कर लेते हैं पूरा, फिर उसको अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करेंगे, राइट। सो लेट अस सी द एडजस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन ओवर हियर, दैट इज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक of a goods amounted rupees 1,85,000. ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक मेरे को फटाफट बताओ, दो इफेक्ट क्या आएगा सर। क्लोजिंग स्टॉक का बात करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट व्हाट, एसेट साइड। अच्छा, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस दिया रहता है, मार्केट प्राइस दिया रहता है, तो कौन सा प्राइस कंसिडर करेंगे सर। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है। द प्राइस वी आर कंसिडरिंग ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक इज विच एवर इज लोअर। अच्छा, क्यों सर, सर कंजर्वेटिज्म बोलता है विच एवर इज लोअर, यस और नो। तो एज पर द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट वी ऑलवेज कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लोअर। एंड स्टेशनरी अमाउंट रुपीज 1,500। ओ, ये थोड़ा अलग है। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो सर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक दिया था तो ठीक था, यहाँ पे स्टेशनरी भी दिया है कितने का, 1,500 का, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, चलो एक काम करता हूँ, पहले एडजस्टमेंट वाले पार्ट को करते चलते, एक एक एडजस्टमेंट रीड करेंगे और एडजस्टमेंट एक एक करते चलेंगे। पहले एक दो और देख लेता हूँ। डेप्रिसिएशन इज टू बी चाहे लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% बोला है, ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% बोला है, एंड फर्नीचर फिक्चर्स पे कितना परसेंट बोला, 10%। चलो ये तो नॉर्मल है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जुलाई 2018, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कभी किया, 1 जुलाई 2018 को, तो अपने को वो एक दिखना पड़ेगा। आ जाता हूँ, 2 सेकंड और रुकते हैं। राइट ऑफ अ फर्दर बैड डेट्स इज गिवन 5,000 न्यू बैड डेट्स एंड 5% इज वी हैव टू क्रिएट द व्हाट, न्यू आरडीडी। चलो ठीक है, दिस इज आल्सो नॉर्मल। गुड्स कॉस्टिंग, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को पढ़ना था रिलेटेड टू द क्लोजिंग स्टॉक से। क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,500 used for given free sample to customer। अच्छा, तो सर ये तो एडवर्टीजमेंट है। हाँ, फटाफट इसका दो इफेक्ट बताओ सर। एडवर्टीजमेंट है, गुड्स है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा सर, सेकंड में एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बिकॉज इट इज रिकरिंग इन नेचर। But the point is, instead of writing in the trading account credit side, what we will write, we will deduct it from the purchase. Ultimately क्या हो रहा है, मैंने फ्री सैम्पलिंग की है। अब अगर मैंने फ्री सैम्पलिंग किया है तो कहने से कि मेरे परचेस को उतना कम कर, बिकॉज दैट अमाउंट आई हैव परचेज द गुड्स आई हैव परचेज which I am going to be used for the purpose of production, but obviously इसको फ्री सैम्पलिंग कर दिया है, तो उसका उतने से मेरा परचेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो, goods costing rupees 25,000 was sent on approval basis। ओ, ये डिफरेंट है क्या सर। इसी एडजस्टमेंट के लिए मैंने ऊपर से क्लोजिंग स्टॉक किया नहीं था अभी तक, तो देख लेते हैं प्रॉपर्ली क्या लिखा है। गुड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 25,000 was sent on approval basis। अप्रूवल बेसिस में तो समझ में आ रहा है ना, मतलब अभी तक मैंने इसको गुड्स सेंड किया है या फिर मैंने इसको गुड्स दिया है, पर ये गुड जो मैंने सेंड किया है वो अभी तक मेरा एक्चुअल से कंसीडर नहीं हुआ है। क्यों सर, अप्रूवल पे गया है, अगर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको गुड्स अच्छा लगा तो वो रख लेगा, देन आई विल कंसीडर एज अ एक्चुअल सेल। बट इफ आई सी इन द क्वेश्चन, इट इज ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस मतलब अभी तक उसके पास गया है, कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल दिया नहीं है, तो आई कैन नॉट कंसिडर दिस माई एक्चुअल सेल। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अभी तक ये गुड्स अप्रूवल पे गया है, कस्टमर ने अभी तक इसको अप्रूव किया नहीं है, यार अभी तक अप्रूव नहीं किया है तो मैं इसको एक्चुअल सेल कंसिडर नहीं कर सकता। दैट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Goods costing is 25,000 was seen on approval basis to customer for 40,000। लो, और एक पॉइंट है, गुड्स कितने का था सर, सर गुड्स तो था 25,000 का, मैंने उसको दिया कितने का है, 40,000 का दिया है। अच्छा, तो सर फिर, अरे 25,000 का गुड्स था, ऑब्वियसली ये जो गुड्स दे रहा है 25,000 का, व्हाट इट इज, दिस 25,000 इज व्हाट सर, 25,000 इज नथिंग बट इट इज अ कॉस्टिंग ऑफ गुड्स। अब अगर मैं गुड्स किसी को सेल करूंगा, कस्टमर को दूंगा, इवन आई एम गिविंग फॉर द अप्रूवल, तो उसको कॉस्ट पे तो नहीं दूंगा, उसको किस पे दूंगा सर, सेल्स पे दूंगा, सेलिंग प्राइस पे दूंगा। तो मैंने भी वही किया, 25,000 was the cost of my goods, I have given it for the 40,000, तो मैं अपना प्रॉफिट रख के मैंने उसको सेल किया। यस और नो, अगर उसने अप्रूव कर दिया तो मेरा सेल विल बी 40,000, अगर अप्रूव नहीं किया तो वो स्टॉक मेरे लिए तो वापस से मेरा स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑन आगे पढ़ते हैं।
on 26th of March 2019, ठीक है, this was recorded as actual sale. ओ हो, और उसने क्या किया है पागल ने, उसको this was recorded as actual sales, sales भी कंसिडर कर लिया, but approval did not receive till the 31st of March 2019. ये एक बड़ा पॉइंट है क्या सर, अभी तक वो गुड्स पे अप्रूवल आया ही नहीं है टिल 31st ऑफ मार्च, टिल 31st ऑफ मार्च मतलब अपना ईयर एंड आ गया, ईयर एंड तक अप्रूवल है ही नहीं, और मैं पागल जैसे उसको सेल्स कंसिडर करके बैठा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा सर, जरा अच्छे से समझ के चलते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया रहेगा, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिखा रहेगा बाय सेल्स, बाय सेल्स, लेट मी नो द अमाउंट ऑफ सेल्स, सेल्स अपना कितने का था, सेल्स 46 lakhs 25,000, let me write here 46 lakhs 25,000, 46 lakh 25,000, राइट। अब चलो मेरे को बताओ, ये जो मैंने गुड्स सेल किया था वो गुड्स में मैंने किस बेसिस पे रखा था, उसको अप्रूवल बेसिस पे रखा था। तो कहना है कि अल्टीमेटली अभी तक वो अप्रूवल नहीं मिला तो इट विल बी कंसीडर एज माय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर, वो तो क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को बताओ, ये जो गुड्स मैंने सेल किया था वो कैश में है कि क्रेडिट में। अरे सर कैश का कैसे बात करोगे आप, क्योंकि कैश में होता तो इसका मतलब वो एक्चुअल सेल होता, तो इसका मतलब क्रेडिट पे गुड्स गया रहेगा। हाँ सर, तो कहने से कि अननेसेसरी मैंने क्रेडिट सेल्स को 40,000 से इंक्रीज किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट दे रहा हूं, लेस लेस गुड सेल गुड सेल ऑन अप्रूवल, अप्रूवल पे कितना सर, 40,000 का। ओके, जरा 46 लाख 25,000 में से पहले 40,000 माइनस कर दो, लेट मी यूज कैलसी। 46 लाख 25,000 माइनस 40,000 कितना सर, 45 लाख 85,000, 45 लाख 85,000, राइट, दैट इज अ वन पॉइंट, ये मेरा एक इफेक्ट हुआ। सर अच्छा बताओ ये इफेक्ट कौन सा हुआ, डेबिट इफेक्ट हुआ कि क्रेडिट इफेक्ट हुआ। अब अगर मैं लॉजिकली बात करूं, लॉजिकली, तो मैंने क्या किया, एक सेकेंड ना, मैंने क्या किया, मैंने ये क्रेडिट था, क्रेडिट में से क्या किया, माइनस किया। अब क्रेडिट में से माइनस करूंगा तो आई होप सो यू माइट मीन अबाउट द अकाउंटिंग में, मैथमेटिक्स इन अकाउंट्स, क्या सर, डेबिट है, डेबिट में अगर मैं प्लस करूंगा तो इफेक्ट कौन सा होगा सर, डेबिट ही होगा, और डेबिट में से माइनस करूंगा तो इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट। तो वैसे क्रेडिट है तो क्रेडिट में अगर मैंने प्लस किया तो इफेक्ट कौन सा हुआ रहेगा, क्रेडिट हुआ रहेगा। तो कहने से कि ये मेरा पहला इफेक्ट हो गया, दैट इज अ क्रेडिट इफेक्ट। नहीं सर, क्रेडिट में से आपने माइनस कर दिया, प्लस नहीं किया, ओ माइनस का मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट। सेकंड इफेक्ट कौन सा होना चाहिए, क्रेडिट। चलो यहाँ पे आ जाते हैं बैलेंस शीट में, लेट मी राइट इन द बैलेंस शीट डेटर्स, डेटर जरा क्वेश्चन में चेक करते हैं डेटर कितना लिखा है। सर डेटर इज 6,90,000, डेटर इज 6,90,000 माइनस लेस ऑन अप्रूवल, ऑन अप्रूवल कितना सर, 40,000। चलो 40,000 माइनस कर दो 690 में से, 6,90,000 माइनस 40,000, कहने से दैट कम्स टू 6,50,000। मैंने ये 40,000 का इफेक्ट दे दिया। हाँ सर, अच्छा मेरे को बताओ ये गुड्स अपने पास होगा कि अब कस्टमर के पास होगा। सर है तो कस्टमर के पास, पर एक्चुअल सेल्स है ही नहीं, इन ट्रांजिट जैसे आप उन पकड़ सकते हैं। हाँ सर, तो कहने से इट विल बी कंसीडर एज अ क्लोजिंग स्टॉक,
ये मेरा स्टॉक है, अभी तक सेल हुआ नहीं है। हाँ सर। तो पॉइंट क्या है कि अब ये जो गुड्स मैंने कस्टमर को दिया है मेरा एक्चुअल सेल्स नहीं है, तो मेरे को उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने का कंसिडर करूँ, 40,000 का करूँ कि 25,000 का? सर अभी तो आपने बताया था क्लोजिंग स्टॉक भी ऑलवेज कंसिडरिंग द प्राइस विच एवर इज लोअर, और अल्टीमेटली अगर मैं देखूंगा तो मेरा कॉस्ट ही 25,000 का है ना। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, अब एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक वाला। तो लेट मी राइट हियर क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट में लिखता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को नहीं मालूम क्लोजिंग स्टॉक अभी कितना है, बट ये अभी से ऐड कर देता हूँ, बट अभी से ऐड करता हूँ ऑन अप्रूवल पे। गुड्स ऑन अप्रूवल लिखोगे तो भी चलेगा। एंड द अमाउंट इज 25,000, राइट। सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? अब अगर मैं सेकेंड इफेक्ट का बात करूँ तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? सर क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, closing stock, and here I'm going to add it, add on approval, and the amount will be 25,000. Can you understand this? मैंने क्या क्या इफेक्ट समझ में आ रहा है आपको? चलो, सर डेबिट के लिए जगह, ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये था मेरा पहला एडजस्टमेंट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे फटाफट अभी। अब क्लोजिंग स्टॉक गुड्स अमाउंटेड टू 1,85,000, 1,85,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। एक मिनट सर, वो सेल्स में, अच्छा ठीक है, कुछ चेंज करता हूँ। 46,25,000 minus 40,40,000, that comes to 45,85,000। कुंजल बरोबर तो किया है, चेक कर। टोटल क्लोजिंग टोटल सेल्स इज 46,25,000 माइनस 40,000, कितना आएगा? ठीक है, देखो अब आ जाते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू 1,85,000। लेट्स राइट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1,85,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो फिक्सर यहाँ पे आ जाएगा, 1,85,000, 1,85,000। जरा इसको ऐड भी कर दो फटाक से। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक विल बी हाउ मच? 1,85,000 प्लस 25,000, दैट कम्स टू 2,10,000, 2,10,000। सेकंड कहाँ पे जाएगा? सर सेकंड बैलेंस शीट में भी तो हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, तो लेट मी राइट हियर 1,85,000 टोटल, सेम ही आएगा, दैट कम्स टू 2,10,000। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक का स्टेशनरी का भी लिखा है, कितना सर? स्टेशनरी का अमाउंट लिखा है 15,000।
तो कहना है कि मेरे को जरा क्वेश्चन में चेक करके बताओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया है। सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज गिवन दैट इज 6500। अब ये 6500 का टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसमें से 1500 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बच गया है स्टेशनरी। तो कहने से कि ये साल अगर मैं बात करूंगा तो इन द करंट ईयर वी हैव ओनली कंज्यूम द स्टेशनरी ऑफ ₹5000। हाँ सर, तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ना, यहाँ पे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, printing and stationery, and the amount is 1 second, and the amount is 6500 minus closing stock of printing and stationery is how much, 1500। तो कहना है से कि अगर मैं करंट ईयर का बात करूं तो करंट ईयर में इट इज ओनली कंज्यूम 5000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाँ सर, सेकंड पे कहा जाएगा, इसको भी क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा मुझे। तो लेट मी राइट हियर closing stock of printing and stationery, and that comes to 1500, right? Next, depreciation to be charged land and building 10%। हाँ सर, अच्छा और क्या दिया है, ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 15%, हाँ एंड फर्नीचर कितना परसेंट, 10%। आई डोंट थिंक सो कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट मेरे को करके दिखाना पड़ेगा या फिर करके दिखाऊं। राइट डाउन इन चैट बॉक्स, करूं या फिर तुम कर लोगे। मैं सिर्फ वो एडजस्टमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी का तो वी विल नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम, नॉर्मल है वो। ओके, तो सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग में ऐड नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है क्या विशेष? ओपनिंग स्टॉक अगर दिया रहता तो मैं वो प्रोसेस फॉलो करता, पर यहाँ पे कैसे अपने को, फिर कैसे जैसे एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज आल्सो गिवन, तो कैसे करते, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओपनिंग स्टॉक में इस बार जो परचेस किया था उसको अपन ऐड कर देते, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से माइनस करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो मालूम पड़ता प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम इन द करंट ईयर, तो उसका कंजम्पशन फाइंड करते हैं कि इन द करंट ईयर हाउ मच वी हैव यूज्ड, बट इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो ठीक है ना, लेट्स अज्यूम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज जीरो, नहीं था उनके पास, तो जो अभी परचेस किया वही पूरा का पूरा है, तो टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस गिवन 6500, तो 6500 में से माइनस कर देंगे 1500, because in the current year we have used only 5000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दैट मींस, राइट। चलो, सो वी हैव डन विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, अपना क्लियर है, सेकंड वाला एडजस्टमेंट भी क्लियर है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जुलाई 2018, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मेरे को बताओ तुम्हारा ईयर एंड क्या है। सर अगर आप ईयर एंड का बात कर रहे हो तो ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। अच्छा, अब मेरे को बताओ 31 मार्च 2019 है तो ईयर स्टार्ट कब से हुआ रहेगा। सर बट ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2018 से, एंड ईयर एंड विल बी 31 मार्च 2000, सॉरी 31 मार्च 2019 तक। तो कहना से कि अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन, कब पे किया है, ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर 1 ईयर, 1 जुलाई 2018 को पे किया, तो कहना है से कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ओ सो इट इज यूज्ड ओनली फॉर द 9 month इन द करंट ईयर,
हाँ सर, सिर्फ 9 महीने का आएगा। तो इसका मतलब 10, 11, 12, 3 महीने का करंट ईयर में एक्स्ट्रा पेड हुआ, तो दिस इज बिकमिंग अ प्रीपेड। हाँ सर, समझा। तो मेरे को बताओ जरा फटाफट, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है? सर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज 15,000। दिस 15,000 is paid for how many month? So this 15,000 paid is for 12 month. Okay, so can I say 15,000 divide by 12? So can I say we'll get the insurance premium is for 1 year? Let's calculate 15,000 divide by 12. So for 1,000 it will be 1250. हाँ सर। अब मेरे को बताओ फटाफट, प्रीपेड कितने महीने का है? सर प्रीपेड तो 3 महीने का है। तो 3 महीने का तो कहने से मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो जरा फटाफट, तो कितना आ जाएगा? इंटू 3, दैट कम्स टू 3750। तो इसका मतलब सर 3750 इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, इसका दो इफेक्ट बताओ फटाफट क्या आएगा? सर देखो, पहला इफेक्ट तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर प्रीपेड है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड। इज दिस क्लियर एवरीबडी? चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहोगे, मेरे को बताओगे तो जल्दी जल्दी समझेगा। इज दिस क्लियर? तो फटाक से रिप्लाई करो। इफ नॉट क्लियर लेट मी नो, सो आई विल एक्सप्लेन इन दैट मच डिटेल। आदि बोल रहे हैं रिपीट करो। ओके, ठीक है, वापस से बताता हूँ, जरा फटाफट देख लो। मेरे को बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कभी किया है? सर 1 जुलाई 2018 को किया है, राइट? 1 जुलाई 2018 को किया है। तो माई क्वेश्चन इज एक सेकेंड, माई क्वेश्चन इज अपना ईयर क्या है? सर अपना ईयर है 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 इज ईयर एंड। तो कहने से कि वो ईयर स्टार्ट हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2018 से, एंड ईयर एंड विल बी 31 मार्च 2019। यस और नो? ऑब्वियसली ईयर इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ। हाँ सर, समझा। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, ये पे करंट ईयर में कितने महीने का किया है? सर जुलाई में पे किया है। कभी पे किया है? तो जरा क्वेश्चन में चेक करो, 1 जुलाई वो पे कर रहा है। फर्स्ट ऑफ जुलाई 2018 को। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं जुलाई से, तो काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो इट इज बिकमिंग हाउ मेनी मंथ? 9 मंथ। तो करंट ईयर का प्रीमियम सिर्फ 9 महीने में ही पे, 9 महीने का पे हुआ है। तो इसका मतलब वो उसने 3 महीने का एक्स्ट्रा पे करके रखा है जो नेक्स्ट ईयर का है। हाँ सर। तो क्या करना पड़ेगा? 3 महीने का प्रीपेड हो गया, बट ऑब्वियसली सर, तो क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम इज 15,000। 15,000 इज फॉर हाउ मेनी मंथ? सर दिस 15,000 इज फॉर 12 मंथ। तो व्हाट विल बी द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1 मंथ? कैलसी में लो, 15,000 डिवाइड बाय 12, दैट कम्स टू 1250। 1250, 1250 इज फॉर 1 मंथ। प्रीपेड कितने महीने का है? सर 3 महीने का है। तो जरा 1250 इंटू 3 करो, दैट कम्स टू 3750। 3750 का इफेक्ट बताओ सर। तो बट ऑब्वियसली प्रीपेड है तो क्या करना पड़ेगा? पहले इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने इफेक्ट लिखा, इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस करना पड़ेगा, इज वन इफेक्ट। अब इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में, डेबिट से माइनस किया तो क्रेडिट हो गया। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सेकंड इफेक्ट विल बी इन द बैलेंस शीट एसेट्स। इज दिस क्लियर नाउ? आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राइट ऑफ ऑफ फर्दर बैड डेट्स 500, सॉरी, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 5% ऑन डेटर। मैं ना थोड़ा सा ये वाला एडजस्टमेंट करता हूँ क्योंकि डेटर में छेड़खानी हुई है ना, तो थोड़ा सा ये वाला एक पॉइंट करना है मेरे को। लेट मी राइट हियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक फॉर्मेट बना देता हूँ। क्या सर? फॉर्मेट इज टू ओ नो, ओ नो, प्लस प्लस माइनस। सर क्या है ये बताता हूँ। ओ इज ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी।
अब चलो मेरे को बताओ ओल्ड बैड डेट्स कौन सा होगा। सर ओल्ड बैड डेट्स ओल्ड लाइबिलिटी वो होगा जो कहाँ पे दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में। न्यू कौन सा होगा, एडजस्टमेंट में। तो कॉमन सेंस बोलता है कि सर जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा उसका एक ही इफेक्ट होगा। हाँ, तो ओल्ड बैड डेट्स एंड ओल्ड लाइबिलिटी ऑलवेज हैव ओनली वन इफेक्ट। अब जो न्यू वाला होगा वो एडजस्टमेंट में दिया है, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट, तो उसका दोनों इफेक्ट देना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन में, देख लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में बात करूंगा ना, तो क्वेश्चन में देख करो मेरे को ओल्ड बैड डेट दिया था, हाँ सर कितना 28,000 का। ओल्ड आरडीडी भी दिया है कितने का, 35,000 का। तो ओल्ड बैड डेट्स एंड ओल्ड आरडीडी का पहले यहाँ पे एक इफेक्ट दे दो। ओल्ड बैड डेट्स इज 28,000, ओल्ड आरडीडी इज 35,000। अरे सर देखो ना, ओल्ड बैड डेट्स तो आपने बोला था डेबिट में दिया, तो डेबिट में जाएगा। हाँ सर ओल्ड आरडीडी तो क्रेडिट में दिया है ना, तो इसका क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए ना। अगले देख वही किया है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, डेबिट में से मैंने क्या किया, इसको माइनस किया। माइनस माइनस का मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ, क्रेडिट इफेक्ट हुआ है। इज दिस क्लियर। नाउ नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे आ जाते हैं डेटर वाला पार्ट देख लेते हैं। डेटर में क्या लिखा है, डेटर अपना ये अप्रूवल बेसिस वाला माइनस किया था ना। किधर गया, डेटर इज 6,50,000। और मेरे को फटाफट बताओ बैड डेट्स कितना क्रिएट करने बोला है उसने। तो कहने से कि सर डेटर वाला पार्ट हो गया, तो टोटल डेटर अब अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इट विल बी 6,50,000 ओनली। हाँ, तो मेरे को बताओ अब बैड डेट्स कितना परसेंट बोला है। सर बैड डेट्स बोल रहा है 5,000 का, और आरडीडी बोल रहा है 5% का। ओके, चलो बैड डेट्स माइनस करो, कितना बैड डेट्स कितना था। सर बैड डेट्स 5,000 का है, और आरडीडी कितना है। सर आरडीडी है 5% का। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, बैड डेट्स माइनस करो पहले, माइनस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स कितना, 5,000। इस 6,50,000 में से 5,000 माइनस करो, तो कहने से इट विल बी 6,45,000। हाँ सर, उस पे आरडीडी कितना परसेंट बोला है, 5%, तो माइनस 5% न्यू आरडीडी। 6,45,000 इंटू 5%, 32,250 माइनस इज इक्वल टू 61,000, 6,12,750। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी। चलो यहाँ पे आते न्यू बैड डेट्स 5,000 लिख दो पहले। न्यू बैड डेट्स will be 5,000 and new added 32,250, 32,250। क्लोज कर दो इसको, तो 28,000 प्लस 5,000 प्लस 32,250 माइनस 35,000, that comes to 30,250। 30,250 will be the amount of my bad debts and RDD overall setup, right? Any confusion? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगला एडजस्टमेंट क्या था, एक ये मेरे को करना था, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी दिया 2% का। लो एक और पॉइंट आ गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डेटर अमाउंट इज 61,000 टू 6,12,000, 6,12,750। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, ठीक है। माइनस माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन
डेटर्स कितना, तो सर ये था 2% का। जरा 6,12,000 का 2% निकालो, 6,12,750 इंटू 2%, दैट कम्स टू 12,255, 12,255, 12,255। अब माइनस करो, 6,04,95, तो 6,04,95 will be the amount of data। सर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये इफेक्ट कौन सा हुआ, डेबिट में से माइनस का मतलब क्रेडिट हुआ, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो डेबिट में यहाँ पे आके लिख रहा हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड द अमाउंट इज 12,255, 12,255। इज दिस क्लियर। सर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमेशा न्यू बैड डेट में से माइनस, एक मिनट, माइनस एंड आरडी लिखने के बाद भी करते हैं। हाँ, उसके बाद ही पहले बैड डेट्स माइनस करो, देन क्रिएट आरडीडी, देन व्हाट एवर विल बी द बैलेंस, उसके बाद फिर तुम लोग डिस्काउंट क्रिएट करो, प्रोवाइड करो। और क्या बचा, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,500 यूज फॉर फ्री सैंपल, ये नॉर्मल है। फ्री सैंपलिंग की क्या, तो मेरे को फटाफट इसका दो इफेक्ट बताओ सर। एक तो नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सेट करते, पर यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेजेस। याद रखना, तीन चीजें बोल रहा हूँ, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड and the second point is good distributed free sample, goods distributed for the goods given as a charity। अगर ऐसा कुछ आइटम्स आ रहा है तो instead of writing the trading account credit side, write down it trading account debit side and less from purchases, purchase से माइनस कर दो उसको, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, दूसरा इफेक्ट बट ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो तो वहीं जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एडवर्टीजमेंट। इज दिस क्लियर। लिख सकते हैं जतिन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन करा रहा हूँ। जो तुम लोग ने अब तक 12 तक किया था, 11 12 में तो हम लोग वैसे ही करते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, अपडेट करवा रहा हूँ। चलो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ। अब 1 मंथ का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, चलो मेरे को बताओ, 1 मंथ का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो सैलरी यहाँ पे दिया वो कितने महीने का, ये सैलरी कितने महीने का पे किया रहेगा वो बताओ मेरे को। 3,52,000 इज फॉर हाउ मेनी मंथ। परचेज में सर पहले फ्री सैंपल लेस करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे ना, कुछ भी करेंगे चलेगा, क्योंकि दोनों भी तो तुम लेस ही कर रहे हो ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो यहाँ पे आ जाओ, सैलरी ये जो दिया है 3,52,000, इट इज फॉर हाउ मेनी मंथ, होल होल ईयर। अच्छा, सो इफ इफ इट इज फॉर होल ईयर देन इट इज रॉन्ग। क्यों सर, अगर ये पूरे साल का होता ये 3,52,000, तो मेरे को बताओ क्वेश्चन में ऐसा क्यों दिया रहता फिर, सैलरी इज ओनली पेड फॉर द 11 मंथ, या फिर सैलरीज पेड, क्या लिखा था, लेट मी चेक इट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 1 मंथ, तब तो ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो उसने सैलरी पे किया 3,52,000 का, इट इज नॉट फॉर एंटायर ईयर, इट इज ओनली फॉर 11 मंथ, स्टिल 1 मंथ सैलरी इज पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग। तो क्या करना पड़ेगा सर, वैसे निकालो जरा, एक महीने का सैलरी कितना होगा, 3,52,000 पेड इज फॉर 11 मंथ, डिवाइड बाय 11 करो कितना होता है, 3,52,000 डिवाइड बाय 11, दैट कम्स टू 32,000। तो 32,000 सैलरी ये एक महीने का है, तो कहना चाहिए कि यही आउटस्टैंडिंग होगा। हाँ सर, तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, तो उसका दो इफेक्ट क्या आ जाएगा सर, सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड टू सैलरी,
पहले सैलरी में ऐड करो, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? सेकेंड इफेक्ट, बट ऑब्वियसली पे नहीं किया तो पे करना पड़ेगा। इन फ्यूचर इट इज बिकमिंग लायबिलिटी ऑन बिजनेस, सो दैट विल बी पोस्टेड टू लायबिलिटी साइड। क्लियर? और क्या बचा? इन्वेस्टमेंट मेड, ये भी एक अच्छा एडजस्टमेंट था। तुम देख रहे हो सारे एडजस्टमेंट कैसे थोड़े थोड़े चेंजेस करके दिया। दो दो एडजस्टमेंट इज नॉर्मल, बाकी के एडजस्टमेंट में मेरे को थोड़ा बहुत ट्विस्ट दिखा था। तो ये भी एक बार देख लेते हैं क्या दिया। इन्वेस्टमेंट मेड 7.5% पर एनम ऑन 1 मई 2018। बोलने का मतलब क्या है सर? बोलने का मतलब है बॉस, ये जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस पे तुमको 7.5% का इंटरेस्ट भी रिसीव करना है। अच्छा, तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किया था, देखो मैंने स्टार मार्क भी किया है। हियर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, कितना दिया है वो भी बताओ मेरे को। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन 42,000। नाउ द पॉइंट इज, ये इन्वेस्टमेंट कितने का है वो बताओ। अच्छा मेरे को, सर इन्वेस्टमेंट देखो ना 8 लाख का है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट कभी किया है? अगर सर क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो इट इज डन ऑन 1 मई, 2018 को किया है। ओके, तो मेरे को बताओ इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा फॉर द करंट ईयर। सर मई 1 को किया है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने का मिलेगा सर। अच्छा, 11 महीने का मिलेगा। तो जरा कैलकुलेट करो, 8 लाख पे इंटू 7.5% इंटू 11 मंथ, 11 मंथ का मिलेगा ना, तो इंटू 11 डिवाइड बाई 12, कितना? कितना? 55। हम्म, तो बोलने का मतलब क्या है कि इसने 1 मई को किया है, 1 मई को किया है, तो सर करंट ईयर का बात करूं तो करंट ईयर में 11 महीने का, 11 महीने का इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना करंट ईयर में। हाँ सर, तो 7.5 अगर मैं बात करूंगा तो 7.5 के हिसाब से कितना था? 60,000। 60,000 ये पूरे साल भर का आ रहा है। हाँ सर, तो 11 महीने का अगर मैं निकालूंगा तो कितना होता है? 55,000 होता है। हाँ सर, तो अब पॉइंट ये था कि सर ये 55,000 है, लेकिन सर ऊपर चेक करो, हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव किया है। हाँ, कितना किया? 42,000। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव 42,000 का अगर है, तो बोलने का मतलब है क्या है? 55,000 माइनस 42,000 अगर करूँ तो कहने से सिंपली 13,000 का इंटरेस्ट स्टिल आउटस्टैंडिंग, जो मेरे को मिलना चाहिए था पर मिला नहीं है। हाँ सर, तो ये क्या है? इट इज बिकमिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये इधर लिखता हूँ, इट इज बिकमिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना सर? 13,000। दो इफेक्ट बताओ सर। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो मिला नहीं, मिलेगा, मिलना चाहिए, तो मतलब सर सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड किसमें करना पड़ेगा सर? जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें ऐड कर दो। दूसरा कहाँ जाएगा सर? ये मिला नहीं है, मिला नहीं मतलब फ्यूचर में रिसीव होगा, रिसीव का मतलब रिसीव है, रिसीव मतलब बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा? एसेट्स में जाएगा। हाँ सर, समझा। तो उसका दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा सर? पहला इफेक्ट जाएगा एड टू इंटरेस्ट, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। स्टिल इट इज नॉट रिसीव, इट इज रिसीवेबल। द अमाउंट विल बी 13,000। इज दिस क्लियर? चलो मेरे को बताओ फटाफट, एक सेकेंड।
Let's see this question again. It is asked for the 15 marks. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं. देखो, can you see the screen properly? स्क्रीन दिख रहा है आपको सही से? देखो, from the following trial balance of Bharat Tushar on Bharat of Tushar balance sheet of Bharat Tushar as on 31st of March 2019. You are required to prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2019. Again, the year end is 31st of March 2019 and balance sheet as on that date after making the necessary adjustment. ठीक है, चलो पहले एक बार पोस्टिंग देख लेते हैं अपने को पोस्टिंग में कितना क्लियरिटी है. कैपिटल इज गिवन एंड ड्राइंग इज ऑल्सो गिवन. चलो तो फटाफट बताओ सर. कैपिटल सर, ये तो कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी. और सर अगर आप ड्राइंग का बात करोगे ना तो ड्राइंग विल बी लेस फ्रॉम व्हाट, लेस फ्रॉम कैपिटल. कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. ओके. फिर फर्नीचर एंड फिक्चर इज व्हाट सर, इट इज एसेट्स. प्लांट एंड मशीनरी, इट इज एसेट्स. प्लान सॉरी पेटेंट 10 years from the 1st of April 2018 is quite important. ये थोड़ा एक important एडजस्टमेंट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट. क्या है सर? देखो, अगर मैं बात करूंगा पेटेंट्स का तो पेटेंट क्या, पहले मेरे को बताओ सर. अगर आप पेटेंट्स का बात करोगे तो पेटेंट इज व्हाट, एसेट्स. अच्छा, कहना है कि ये जो पेटेंट्स है ये इनटेंजिबल एसेट्स है. हाँ सर. अब अगर इनटेंजिबल एसेट्स है तो कहना है कि राइट ऑफ हो सकता है. हाँ सर. अब अगर क्वेश्चन में देखोगे ना तो पेटेंट्स क्या बोला है, पेटेंट्स 10 years के लिए है, 10 years के लिए. और कब से, फ्रॉम 1st of April 2018. मेरे को तो ये ईयर स्टार्ट कब से हुआ रहेगा सर? 31st of March 2019 इज ईयर एंड. तो वापस से वो हो जाएगा सर, ईयर स्टार्ट हुआ रहेगा 1st of April 2018 से एंड ईयर एंड विल बी 31st of March 2019. एनी कंफ्यूजन? द पॉइंट इज कि ये जो पेटेंट्स पे किया है 40,000 का, ये कितने साल के लिए पे किया है सर? ये पे किया 10 years के लिए. तो कहना है कि हर साल मेरे को राइट ऑफ करना पड़ेगा. हाँ सर. नथिंग बट इट इज व्हाट, डेप्रिसिएशन. चलो यहाँ पे आ जाते हैं. 40,000 का अगर मैं टोटल पेटेंट्स का बात करूं तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो दैट कम्स टू हाउ मच, 4,000. तो कैसे करना पड़ेगा सर? इसका इफेक्ट बता रहा हूँ, यहीं पे देख लेना प्रॉपरली. सबसे पहले सर मैंने बैलेंस शीट में क्या लिखा रहेगा, पेटेंट्स. पेटेंट्स. और ये कितना लिखा रहेगा सर? ये लिखा रहेगा 40,000 का. क्वेश्चन में तो वही दिया है. माइनस माइनस माइनस
पेटेंट्स को राइट ऑफ कर रहा हूँ, राइट ऑफ करोगे तो भी चलेगा, डिप्रिशिएट कर रहा हूँ मतलब कितने से करोगे, 4000 से। तो फर्स्ट ईयर के बाद my the balance amount of patents will be 36,000 only, and this is one effect. So second effect कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट अगर मैं बात करूंगा तो उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, जैसे तुम डेप्रीशिएशन लिखते हो, एज वी राइटिंग द डेप्रीशिएशन सेम एज इट इज दिस क्लियर, ये वाला पॉइंट समझा क्या, पहले वो बताओ मेरे को। क्या किया मैंने, सर आपने एक बोला पेटेंट्स 40,000 का पूरा लिखेंगे, उसमें से राइट ऑफ करना पड़ेगा, कितने का राइट ऑफ करना पड़ेगा, 4,000 का, क्यों सर पेटेंट इज पेड फॉर द एंटायर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का, तो एक साल से डिप्रिशिएट कितने से होगा सर, 4,000 से, तो कहने से कि बच्चे का कितना बैलेंस 36,000, एवरी ईयर 10,000 से राइट ऑफ होगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ पे, डेबिट साइड में, एंड द अमाउंट विल बी 4,000। इज दिस क्लियर। चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहो रे, मेरे को मालूम पड़ना चाहिए। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक्स और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। Purchases and sales given 17 lakhs will be the amount of purchase debit side and credit side will be the amount of sales। दोनों भी कहाँ का आइटम है, सारी ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, परचेज एंड सेल दोनों भी कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज ऑन डेबिट साइड एंड दिस इज ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। सैलरी सर, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेजेस सर ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर तो कहाँ जाएगा सर, ये है एसेट्स का आइटम और ये है लाइबिलिटी का आइटम। पांडे बोल रहे हैं सर रिपीट वंस अगेन, पांडे कौन सा रिपीट करने बोल रहा है, पेटेंट्स बोल रहा है क्या, पेटेंट टोटल पे किया 40,000 का, 40,000 ये पे किया फॉर 10 ईयर्स, तो कहने से कि पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 40,000 अगर 10 ईयर्स के लिए, तो फॉर 1 ईयर इट विल बी 40,000 डिवाइड बाय 10, दैट कम्स टू 4,000। सो एवरी ईयर पेटेंट्स करंट ईयर में सिर्फ कितना लेना पड़ेगा, 4,000 लेना पड़ेगा। तो दो इफेक्ट क्या हो जाएगा, 40,000 में से मैं माइनस करूंगा, राइट ऑफ करूंगा 4,000 का, तो पेटेंट 36 बचेगा, और ये 4,000 का सेकेंड इफेक्ट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। लैंड कहाँ जाएगा सर, लैंड इज ऑल्सो असेट्स, लोन फ्रॉम श्याम 6% ऑन 1 October 2010, दिस इज अ इम्पोर्टेंट, क्यों सर, इसको मैं बोलूंगा कि ये 6% है, 6%, तो कहने से दिस इज सिंपली हिडन एडजस्टमेंट। हाँ सर, एक काम करते हैं, चलो मेरे को बताओ पहले ये लोन क्या है, सर ये तो लोन लाइबिलिटी है, ओके ये लाइबिलिटी लिख दिया मैंने, इसका जरा इंटरेस्ट निकालो फटाफट, कितना होगा सर, सॉरी 20,000 इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना परसेंट, 6%, तो इंटू 6% इंटू फॉर हाउ मेनी मंथ सर, ईयर एंड टू 31 मार्च है, तो अक्टूबर से लिया उसने, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, so interest will be for how many months, 6 months, so it will be 6 divided by 12, जरा कैलसी यूज करो, कितना होता है ये, 20,000 into 6% into 6 divided by 12, that comes to how much, 600। एक मिनट रुक जाओ यार, ऊपर किसी का मैसेज आया था, क्या था, जिया का, सर पेटेंट्स वाला फिर से समझाओ ना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, माय वॉइस इज नाउ, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली। ठीक है, इंटरेस्ट वाला बताया, और ये वाला पेटेंट्स एक बार बताता हूँ, जिया देख प्रॉपर्ली, जिया कैन यू हियर मी नाउ, टोटल पेटेंट्स पे किया है ना, पेटेंट्स पेड इज 40,000, देखो क्वेश्चन में पेटेंट्स 40,000 का दिया है ना, सो द पेटेंट पेड इज 40,000, लेकिन पॉइंट क्या है,
कि ये जो पेटेंट्स पे किया है ना, द पेटेंट्स इज पेड फॉर, द पेटेंट्स इज पेड फॉर 10 years। देखो लिखा है ना, फ्रॉम 10 year फ्रॉम 1 April 2018। नाउ द पॉइंट इज कि अगर उसको 10 years के लिए पे किया है, तो पूरा का पूरा पेटेंट्स में बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा, बिकॉज पेटेंट्स इज व्हाट इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स विल बी 40,000। लेकिन अगर ये 10 years का है, तो कहने से कि हर साल मेरे को उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, एज वी आर डिप्रिशिएटिंग द इंटेंजिबल एसेट्स। तो जैसे इंटेंजिबल एसेट्स को आप डेप्रिशिएट करते हो, वैसे सॉरी टेंजिबल एसेट्स को, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 40,000 इज फॉर 10 year, तो एक साल का कितना होगा सब? 40,000 डिवाइड बाय 10, दैट कम्स टू 4,000। तो 4,000 क्या करना पड़ेगा सर? 4,000 मेरे को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो 40,000 माइनस 4,000, सो दैट कम्स टू 36,000। ये आपके बैलेंस शीट में बचेगा। एंड द 4,000 का सेकेंड इफेक्ट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर? जैसे डेप्रिसिएशन का तुम दो इफेक्ट करते हो, सेम किया है मैंने। जैसे एसेट्स में से प्लांट एंड मशीन पे डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीन से माइनस करते हो, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वही किए। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही करना है। जैसे आपने डिप्रिसिएशन किया है वैसे ही आपको करना है, सेम एज इट इज। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे पेटेंट दिए, इनटेंजिबल एसेट्स है। क्लियर है शुभम? क्लियर हुआ अभी? अच्छा, ये लोन वाला तुम प्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं? लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कितना लिखोगे सर? 20,000 का लोन लिखेंगे। और मेरे को बताओ, इधर लिखा है ना जतिन, यहाँ पे लिखा है ना फ्रॉम 1 October। और अगर इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज फॉर द ईयर। चलो, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में तुम लोन फ्रॉम श्याम लिखोगे 20,000 का, एंड द 6% इंटरेस्ट इज गिवन, तो 6% निकालोगे, बट ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ? तो अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इट विल बी ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ? इट विल बी ओनली फॉर 6 month। तो 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 6% करोगे, तो दैट कम्स टू हाउ मच? 600। अब सिर्फ इतना देख लेना कि अगर गलती से कोई इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया रहेगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ जाएगा। पर फिलहाल के लिए ये 600 ये याद रखो। मैं डायरेक्टली नीचे आ रहा हूं, अगर तुम लोग यहाँ पे आके चेक करोगे ना, तो ईयर वन आइटम इज गिवन। क्या सर? यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 300। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 300 का, तो टोटल इंटरेस्ट पे को पे करना था 600 का, जिसमें से ऑलरेडी 300 पेड है। तो क्या, जरा यहाँ पे देखो प्रॉपरली कैसे करोगे, पूरा एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, समझ के लेना। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज व्हाट डेबिट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दिस इज व्हाट लाइबिलिटी, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगा लोन फ्रॉम श्याम, and the amount will be 20,000, right? Is this clear? अब चलो मेरे को फटाफट बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो 600 का आएगा, ठीक है। अब अगर तुम लोग 600 का चेक करोगे, तो लेट मी राइट हियर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कहने से इंटरेस्ट ऑन लोन 600 का आएगा। लेकिन यहाँ पे पे कितना किया सर? पे 300 का ही किया है। अच्छा, 300 का किया, तो इसका मतलब कहने से सिंपली 300 का लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग। हाँ सर, तो मैं यहाँ पे करूंगा एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 300। तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर? अब ये टोटल हो जाएगा 600 का। तो कहने से कि दिस
600 300 विल हैव वन मोर इफेक्ट। हाँ सर, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट अभी किया है तो इसका दूसरा इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा सर, लोन में आ जाएगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड इंटर आउटस्टैंडिंग लिख दो, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन and the amount will be 300. So the total will be 20,300. Is this clear? Is this clear? No, no. Postage and fictitious, but obviously कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेपरेट लिख सकते हैं क्या बैलेंस शीट में, लाइक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करोगे तो विल बी क्वाइट बेटर। अथर्व, पोस्टेज एंड फैक्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट रेट्स इंश्योरेंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम, नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट्स, ये बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जिससे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ये कौन सा बैड डेट्स है, दिस इज ओल्ड बैड डेट्स, राइट। डिस्काउंट इज ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर कैरेज इनवर्ड इज ट्रेडिंग अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में जाएगा, दैट आई ऑलरेडी पोस्टेड। इंश्योरेंस इज अगेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस अगेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश एट बैंक इज असेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी। एनी कंफ्यूजन इन पोस्टिंग, एनी कंफ्यूजन इन पोस्टिंग। चलो एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं अभी। देखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 30,000, तो सिंपल दिया सर क्लोजिंग स्टॉक। दो इफेक्ट फटाफट बोलो सर। पहला ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में लेके जाओ, कहाँ पे, एसेट्स, राइट। फॉर, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा प्रॉपर्ली सुन के लेना अच्छे से। अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल। ये दो एडजस्टमेंट या तीन एडजस्टमेंट ऐसे जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये जरा अच्छे से समझ के लेना, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। A new machine was installed on 1st of April 2018, right? For rupees 3,000. No entry in the respect of passed in the books. अच्छा, एक नया मशीन इंस्टॉल किया, कितने का सर, 3,000 का। ओके, लेकिन ये जो नया मशीन इंस्टॉल किया ना, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है, सिंपली कहना है से दिस 3,000 विल बी एडेड टू द मशीनरी कॉस्ट। जो भी आपका मशीनरी होगा उसमें 3,000 ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि मशीन परचेज तो किया है, उसको इंस्टॉल भी तो किया है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया ही नहीं है। अच्छा, अभी समझा, आगे देखते हैं। wages of rupees 1,000 paid for installation that machinery were debited to wages account। मशीनरी खरीदा, मशीनरी को इंस्टॉल करवाया, उसके इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पेड किया। तो मेरे को फटाफट बताओ, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का जर्नल एंट्री क्या होगा सर। वेजेस पेड किया है, वेजेस किसके लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। तो जर्नल एंट्री शुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। हाँ सर, अरे मशीनरी अकाउंट डेबिट क्यों किया सर, ये वेजेस पे किया है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए, मतलब सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मतलब कैपिटलाइज करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा लिख दिया वेजेस अकाउंट में, वेजेस अकाउंट में लिख दिया, इसका मतलब क्या किया मैंने सर, वेजेस अकाउंट में लिख दिया मतलब मैंने अननेसेसरी वेजेस अकाउंट को बढ़ा दिया रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा वहां से। अगर मैं इसका पूरा रेक्टिफिकेशन के स्टेटमेंट में जाऊं, तो मैंने एंट्री पास किया था, इसमें रॉन्ग एंट्री,
wages account debit to cash bank, which is wrong. Revert मारो, cash bank account debit to wages account. Right entry क्या होगा? Sir, correct entry will be machinery account debit to cash bank account. फिर nullify करोगे तो अल्टीमेटली मेरे को करना क्या पड़ेगा? सर, मेरे को अल्टीमेटली एंट्री पास करना पड़ेगा क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू 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 वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट। सर, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, अरे यार मैंने मशीनरी परचेज किया था, उसको इंस्टॉल भी किया था, लेकिन रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो कहने से कि मेरे को अल्टीमेटली मशीनरी को तो बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, हाँ। दूसरा, मैंने अननेसेसरी वेजेस में उसको डाल के रखा, मतलब वेजेस को बढ़ा दिया था, हाँ। वेजेस क्या है? एक्सपेंस, बेसिक बैलेंस डेबिट, तो उसको कम तो करना पड़ेगा, हाँ सर। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अभी समझा। तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू वेजेस अकाउंट। तो इसका मतलब सर क्या? एड टू वेजेस, एड टू, सॉरी, एड टू मशीनरी एंड लेस फ्रॉम वेजेस। ओके, समझा। कितना? 3 की 4? सर, ये वेजेस आपने बोला कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब सर कॉस्ट कितना हो जाएगा? मशीनरी कितने से बढ़ेगा? 4000 से बढ़ेगा। पर सर वेजेस तो सिर्फ 1000 का आएगा ना, अब वेजेस तो 1000 से का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट? याद रखना, मशीनरी 4000 से बढ़ेगा। 3000 का मशीनरी इंस्टॉल करवाया, 1000 वेजेस पे किया है, so the total cost of machinery will be increased by 4000। And अननेसेसरी ये 1000 रुपीज वेजेस में डाल के रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? अथर्व पोस्टिंग तो बता रहा हूं। मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 4000। मशीनरी में 4000 रुपया ऐड करना पड़ेगा मशीनरी में। एंड द सेकेंड वन इज वेजेस में से 1000 माइनस करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुक जाओ। क्या बोल रहा था मैं? देखो, a new machine was installed for 3000 and no entry in the respect of respect pass was in the books of account, ठीक है। wages for rupees 1000 paid for the installation of that machinery which is also debited to wages account। तो क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, कितना? 4000। पहले 3000 का तो मशीन ही है, वो तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 1000 रुपीज इज पेड फॉर द वेजेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, दैट इज आल्सो कैपिटलाइज। तो यहाँ पे आगे देखो आंसर में कैसे दिया है। सर देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? सर, प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन 60,000 का, दिख रहा है आपको। फिर दूसरा, एड परचेज किया कितने का? 3000 का। फिर सर वापस से ऐड किया इंस्टॉलेशन का कितना? 1000 का। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो टोटल देखो 3000 और ये 1000, टोटल कितना ऐड किया? 4000। नीचे का एडजस्टमेंट अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, पर ये 4000 समझ रहे हैं आपको, राइट? अब दूसरा अगर चेक करेंगे हम लोग, तो उसने क्या किया था? वेजेस में इंस्टॉलेशन डाल दिया, वेजेस जो इंस्टॉलेशन के लिए पे किया था उसको वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया था। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, दिस इज व्हाट योर वेजेस एंड द टोटल वेजेस इज गिवन 30,000। उसमें इंस्टॉलेशन का भी डाल के रखा है कितना? 1000 का, तो उसमें से माइनस हो जाएगा -1000। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस विल बी 29,000। इज दिस क्लियर? ये समझा आपको? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे, of the sundry debtors rupees 200 bad and are to be written off, ठीक है। तो ये क्या बोला सर? वो बैड डेट्स की बात कर रहा है 200 का, ओके।
यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%. क्या है सर ये आरडीडी 5% का, विच इज वेरी नॉर्मल. डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज 2%. तो कहने से कि ये सेम एडजस्टमेंट मैंने इसके पहले वाला भी किया था, तो उसको एक्सप्लेन करने का मुझे जरूरत नहीं लग रहा है, बट आई होप टू बी क्लियर विद दिस, राइट. चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं. गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर गिवन एज अ फ्री सैंपल फॉर द पब्लिसिटी. तो सेम एज इट इज सर. क्या है ये सर? एडवर्टीजमेंट है. दो इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो मैंने बताया था पहला, लेस फ्रॉम परचेजेस, परचेजेस से माइनस करो. सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन वो एडवर्टीजमेंट. ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. क्या? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 20% per annum and furniture and fixture is 10% per annum. 20% depreciate करना ये तो नॉर्मल है. एक पॉइंट और है सर इसमें. क्या? एफ वाला पॉइंट चेक करो. ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 मतलब कहने से कि ईयर स्टार्ट का बात कर रहे हैं. हाँ सर. मशीनरी ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ओ हो. मतलब 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल को ही मतलब कहने से कि ईयर स्टार्ट की बात कर रहे हैं. हाँ सर. अब उसमें से 10,000 का मशीनरी क्या हो गया सर? डिस्ट्रॉयड बाय फायर. डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, इसका मतलब मशीनरी जल गया. हाँ सर. अब मेरे को एक बात बताओ, जो मशीनरी मेरे पास है ही नहीं, उस मशीनरी पे मैं डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. द मशीनरी इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब मशीन तो सर ईयर स्टार्टिंग में जल गया है. अब वो मशीन मेरे पास है ही नहीं. अब जो मशीन मेरे पास नहीं है, उसके ऊपर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते सर. आप कैसे चार्ज करोगे? क्यों? क्योंकि मशीन तो आपके पास 10,000 का ही नहीं. अच्छा, तो इसका मतलब ये 10,000 मेरे को मशीनरी में से माइनस करना पड़ेगा. हाँ सर, क्योंकि वो तो जल गया है. चलो देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में. यहाँ पे आ जाओ. अगर हम लोग चेक करेंगे प्रॉपरली, तो कितने का मशीन मेरे को बताओ. लॉस बाय फायर कितने का मशीन हुआ है सर? लॉस बाय फायर आपका मशीन हुआ है 10,000 का. अच्छा, कब हुआ है? ये हुआ है सर 1 अप्रैल 2018 को. ओ हो, दूसरा पॉइंट. 1 अप्रैल 2018 को मतलब ईयर स्टार्ट में ही हो गया है. हाँ. तो इसका मतलब जो मेरे को ईयर एंड में जो मशीनरी दिखा रहा है, वो मशीनरी, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस दिया, वो ट्रायल बैलेंस मेरे को कभी प्रिपेयर किया? 31 मार्च को. 31 मार्च 2019 को प्रिपेयर किया है. 31 मार्च 2019 को प्रिपेयर किया है. तो इसका मतलब ऑलरेडी उन लोग ने माइनस किया होगा. हाँ सर, बट ऑब्वियसली माइनस किया होगा. लेकिन 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 थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे ना, तो क्या लिखा है देखो. फायर एंड द इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल फॉर ₹8,000. इंश्योरेंस क्लेम सेटल भी हो गया है. अच्छी बात है. कितने से? 8,000 से. एंड क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट. क्रेडिटेड टू व्हाट? मशीनरी अकाउंट. अच्छा, इंश्योरेंस सेटल हुआ 8,000 से, वॉज क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया. हाँ सर. कितने से? 8,000 से. एक्चुअली करना कितने से चाहिए था मशीन अकाउंट को क्रेडिट सर? 10,000 से. क्यों? अरे यार, मशीन मेरा कितने का गया है? 10,000 का. तो मशीन क्या है? एसेट्स है. बेसिक बैलेंस डेबिट है, तो कम करना पड़ेगा 10,000 से. हाँ सर. तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा. अच्छा, तो पूरा का पूरा 10,000 से क्रेडिट होना चाहिए था. उन लोग ने सेटलमेंट अमाउंट कितने कहा था? 8,000 का. तो 8,000 से क्रेडिट कर दिया. तो कितने से नहीं किया? तो 2,000 से. अच्छा, तो कहने से कि 2,000 रुपये मेरे को दिखाना पड़ेगा. बट ऑब्वियसली दिखाना तो पड़ेगा ना. तो यहाँ पे आ जाओ. ये 2,000 रुपये यहाँ पे लिखो, मशीन अकाउंट से माइनस करो. लेस लेस एंड दिस इज व्हाट? लॉस बाय फायर. और कितने का? 2,000 का. तो जरा अच्छे से देखना. 60,000 का मशीन था. 3,000 का मशीन इंस्टॉल किया, दैट विल बी एडेड. 1,000 का जो वेजेस पे किया था, दैट ऑल्सो बी कैपिटलाइज, वो भी ऐड करना पड़ेगा. इट इज बिकमिंग 64,000. 2,000 का तो लॉस बाय फायर है. तो मेरे पास जो मशीन बच रहा है, एंड वो मशीन कितने का बच रहा है सर? वो मशीन बच रहा है मेरे पास 62,000 का. कितने का बच रहा है? 62,000 का. तो कहने से कि अगर मेरे को डिप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है क्वेश्चन में, तो मेरे को डिप्रिसिएशन चार्ज इसी 62,000 पे करना पड़ेगा. अच्छा, अभी समझा सर. सर, पर आपने तो बोला था कि एवरी एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट. तो बरोबर तो बोला था. पर सर आपने तो यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट दिया. ओ, एक इफेक्ट रह गया है.
तो मैंने एसेट एसेट का बेसिक बैलेंस क्या, डेबिट है, डेबिट में से मैंने माइनस किया तो क्रेडिट हो गया। तो ये इफेक्ट जो 2000 का वो क्रेडिट हुआ, तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा। हाँ सर, तो ये लॉस है ना, लॉस कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। तो देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कहीं पे लिखा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, हाँ इधर लिखा है क्या, लॉस ऑफ अ मशीन बाय फायर एंड द अमाउंट इज 2000। ये समझा कि नहीं समझा वो बताओ फटाफट, क्लियर हुआ पूरा। हाँ सर, मशीन पूरा का पूरा 10,000 का गया था, तो पूरा 10,000 से उन लोग ने ये नहीं किया था, क्या नहीं किया था, क्रेडिट नहीं किया था, और स्टार्ट में ही हुआ है सर, ये अभी हुआ रहता तो मेरे को पूरा इफेक्ट खुद करना पड़ता, पर ये एट द ईयर ऑफ स्टार्टिंग, ईयर स्टार्टिंग में हुआ था, तो इसका मतलब पूरा का पूरा मशीन 10 का गया है। हाँ सर, इन लोग ने मशीन को क्रेडिट कितने से किया था, सिर्फ 8 से किया था, तो और कितने से करना चाहिए था, 2 से, तो 2 से मैंने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, तो 2000 क्रेडिट किया। और सर ये एक ही इफेक्ट हुआ, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि सर लॉस हो गया, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आदि, पर अगर होगा तो ठीक है ना, उसका मंथ ऑन दिया रहेगा उसके हिसाब से कर सकते हैं, या फिर अगर मिड में भी हुआ रहेगा तो फिर मेरे को उसके हिसाब से एंड में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर उन लोग ने इफेक्ट नहीं किया रहेगा तो, से एग्जांपल मिड में अगर ऐसा हो गया, तो इसका मतलब उन लोग ने इफेक्ट दिया है कि नहीं दिया वो मेरे को पता तो नहीं होगा। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयरिंग एट हियर, द ट्रायल बैलेंस इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर। लॉजिक ये बोलता है कि अगर वो मिड में भी हुआ रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस तो एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया, तो इसका मतलब उन लोगों ने उसको भी एडजस्ट किया ही रहेगा, तो सेम ही हो जाएगा। हाँ, अगर वो एंड ऑफ द ईयर हुआ रहता है ना, तो मेरे को उसको 3 इफेक्ट करना पड़ जाता फिर। कैसे, मशीन को पूरा 10 से क्रेडिट करना पड़ता, इंश्योरेंस क्लेम 8 का रिसीव करना पड़ता, और 2 का लॉस दिखाना पड़ता, ऐसा, समझा। चलो, और क्या बचा सर, ये बचा एक पॉइंट, ये goods of rupees 1200 were sent to customer at a profit of 20%, at a profit of 20% on cost। ओके, ये चलो मुझको फटाफट बताओ, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब क्या सर, 20% ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब सर ये हो गया 20/100, 20/100 मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो। हाँ सर, अगर ये 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो कहने से इट विल बी 1/6 ऑन सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली इधर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये जरा प्रॉपर समझ के लेना। 20% प्रॉफिट इज गिवन, यस सर, किस पे दिया, 20% दिया है, वो भी ऑन कॉस्ट पे, ऑन कॉस्ट पे मतलब 20% अपॉन 100, तो दैट विल बी 1/5 ऑन कॉस्ट। इफ इट इज 1/5 ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स व्हाट, इट विल बी 1/6 ऑन सेल्स, सेल्स पे कितना हो जाएगा, 1/6। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। हाँ सर, अब मैं ये सब क्यों ये सब सर आप क्यों बता रहे हो तो बताओ, क्योंकि इसने क्या किया है, गुड सेंड किया है। हाँ सर, कितने का, 1200 का, किसको, कस्टमर को। अब 1200 का अगर गुड्स उसने कस्टमर को सेंड किया है, तो मेरे को फटाफट बताओ, कस्टमर को गुड्स उसने दिया रहेगा तो कॉस्ट पे दिया रहेगा कि सेल्स पे दिया रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये जो 1200 है, दिस 1200 इज नथिंग बट इट इज आर सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस है, यस और नो। तो इसका मतलब ये 1200 का जो गुड्स दिया वो सेल्स पे दिया रहेगा। हाँ, तो सर इसका मतलब अभी इसके पहले देखो मैंने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट किया था कि गुड्स कस्टमर को सेंड कर दिए हैं ऑन अप्रूवल बेसिस है, तो जो सेल्स किया था वो सेल्स में से माइनस किया था, दूसरा सर डेटर में से भी माइनस किया था। हाँ, लेकिन क्लोजिंग, देखो ये वाला एडजस्टमेंट पे आ रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ दिखाने का है तो बता रहा हूँ, ये वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ। सेम ही एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू। इधर गया, हाँ ये वाला, ये वाला गुड्स देखो, गुड्स का कॉस्टिंग दिया था अपने को, कितने का था, 25,000 का था, और अप्रूवल पे कस्टमर को कितने का दिया था, 40 का दिया था। यहाँ पे पॉइंट क्या था,
यहाँ पे मेरे को ये 25,000 का फिगर भी दिया था, 40 का फिगर भी दिया था, दोनों भी फिगर दिया था। लेकिन अगर मैं ये वाले क्वेश्चन में बात करूंगा तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्या सर? यहाँ पे ना उसने ये कस्टमर को दिया है, तो कस्टमर को दिया है तो सेलिंग प्राइस पे होगा वो 1200 दिया है, और उसको कॉस्ट नहीं दिया है, तो कॉस्ट के लिए इंफॉर्मेशन इज गिवन। कैन यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? ये समझ रहे हैं आपको? तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा कि अगर ये 16 ऑन सेल्स है, तो जरा यहाँ पे आ जाओ, निकालो 1200 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, कितना? 1200 डिवाइड बाय 6, दैट कम्स टू 200। 200। तो कहने से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हाँ सर, सेलिंग प्राइस कितना है? 1200। प्रॉफिट कितना है सर? 200 का। तो फटाफट बताओ कॉस्ट कितना होगा? 1000 का होगा ना? यस और नो? हाँ सर। सर पर आपने ये सब क्यों किया? अरे ये जो कॉस्ट होगा ना, ये गुड्स अभी तक क्या किया मैंने, देखो अभी तक मैंने उस कस्टमर्स को दिया है 1200 सेलिंग प्राइस है, यस, कस्टमर को दिया है। और आगे क्या लिखा है? ऑन 30th March 2018, ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस दिस वाज रिकॉर्डेड एट एक्चुअल सेल्स। तो वही वापस से जो ऊपर को एडजस्टमेंट दिया था ना, सेम ही है। फर्क कितना है कि इधर कॉस्ट नहीं दिया था क्वेश्चन में। तो कहने से कि ये जो 1200 होगा, इसका दो इफेक्ट क्या हो जाएगा सर? पहले तो इसको लेस फ्रॉम सेल्स करना पड़ेगा, सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, हाँ सर। सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर भी तो करना पड़ेगा, डेटर भी तो कम हो जाएगा उतने से। अच्छा, इस 1000 का भी दो इफेक्ट आएगा क्या? दो इफेक्ट मतलब एक ही इफेक्ट आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे तो ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करोगे। दूसरा, बैलेंस शीट में भी जाओगे तो वहां के भी तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? ये जो मैंने अभी बताया वो सबको समझा प्रॉपरली? एनी कंफ्यूजन? चलो देख लेते एक बार, सोल्यूशन देखो। सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000, जतिन क्लोजिंग सेलिंग प्राइस 1200 ना? हाँ, सेलिंग प्राइस तो 1200 ही है ना। देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000, सेंड फॉर अप्रूवल कितना? 1000। देखो, ऐड कर दिया ना क्लोजिंग स्टॉक में, तो ये 31,000 का हो गया। मैं अभी 1000 का इफेक्ट दिखा रहा हूँ, तो ये 1000 यहाँ पे हो गया। सेकेंड इफेक्ट चेक करो, बैलेंस शीट में भी ऐड किया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक किधर गया? क्लोजिंग स्टॉक 30,000 था, और वहां पे कस्टमर्स के पास 1000 का है, तो टोटल 31,000 का हो गया। ये 1000 का इफेक्ट हो गया। हाँ सर। अब 1200 का इफेक्ट चेक करो। 1200 का इफेक्ट आपने क्या लिखा था सर? 1200 का इफेक्ट हम लोगों ने लिखा था ये रहा। क्या करना पड़ेगा सर? सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, और डेटर में से भी माइनस करना पड़ेगा। देख लेते हैं। सेल्स में से चेक करो, माइनस किया क्या 1200? राइट। और दूसरा चेक करो, डेटर में से भी माइनस किया रहेगा। डेटर 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 किधर है? पूरा आंसर नहीं आया क्या? एक सेकेंड ना। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही का वही किया है। एक तो हम लोग ने क्या किया, डेटर में से 1200 माइनस किया है, और दूसरा क्या किया, सेल्स में से माइनस कर दिया। कैन यू सी दिस? इज इट क्लियर? चलो, और कुछ बच गया क्या यहाँ पे? एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। हो गया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन नाउ। इज इट क्लियर?
कहाँ रहती है भाई, रेनोवेशन करा दो पहले। आदि वो पूछ रहे हैं ना मशीनरी अकाउंट वहां पे लाइबिलिटी में क्यों गया करके ना। वो जो मशीनरी उसने परचेस किया है इंस्टॉल किया है उसको कैश में किया ही नहीं है फिर, क्योंकि अगर कैश में किया रहेगा तो कैश भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब वो मशीनरी क्रेडिट में परचेस किया है। नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन ना। अगर उसने कैश में परचेस किया होता तो कैश एडजस्ट हुआ होता तो हम लोग उसके रिकॉर्ड किए रहते। जैसे एग्जांपल अनरिकॉर्डेड परचेज वाला याद करो तुम लोग। इफ इट इज अनरिकॉर्डेड परचेज इज गिवन, हाँ, इफ इट इज अनरिकॉर्डेड परचेज इज गिवन तो इट इज अज्यूम कि वो क्रेडिट में ही परचेज किया, कैश में परचेज नहीं किया है। तो हम लोग क्या करते थे, एड टू परचेज एड टू क्रेडिटर। तो सेम एज इट इज ये भी अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब उसने वो क्रेडिट में परचेज किया होगा। तो क्रेडिट में परचेज किया होगा तो उतने से तुम्हारा क्रेडिटर बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाई इट विल शो इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी ऑल्सो। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में यहाँ पे दिख रहा है ना। ये देखो ये 3000 यहाँ पे देखो दिख रहा है ये। डन। हाँ, कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर मेरे पास वही ऑप्शन बचेगा। हाँ, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन ठीक है। अच्छा, मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों करना था वो बता देता हूँ। लेट्स सी एंड रीड द क्वेश्चन व्हाट इट इज। On 1st of April 2019, the question is from hire purchase. Richa Industry purchased a machine on hire purchase system from the Chinnu Limited. अच्छा, रिचा लिमिटेड ने परचेज किया है, रिचा लिमिटेड ने परचेज किया तो कहने से सिंपली रिचा लिमिटेड इज बायर। ये बायर है। और किसके पास से परचेस किया, चिन्नू के पास से परचेस किया तो कहने से चिन्नू विल बी व्हाट, सेलर। ये सेलर है। सर ये सब क्यों लिख रहे हो बायर सेलर। मेरे को ये देखना है कि क्वेश्चन में वो किसके बुक में एंट्री मांग रहा है। नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो बायर की बुक में एंट्री मांगेगा ही 99.99%, फिर भी ठीक है। Higher purchase price and cash price of the machinery were 27 lakhs and 21 lakh 60,000. अच्छा, अब जरा ये समझो। Higher purchase price is how much, 27 lakhs and cash price is 21 lakh। ये तो कहना है कि अगर मेरे को हायर परचेज प्राइस दिया है 27 lakhs का, कैश प्राइस दिया है 21 lakhs का, तो मेरे को फटाफट बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा। What will be the amount of interest? कैलकुलेशन करो सर। अगर आप अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का बात करोगे तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाउ मच। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाउ मच, 6 lakhs। आउट 6 lakhs आदि। यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट का अगर मैं कैलकुलेशन का बात करूंगा तो कहने से इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस कितना है सर, हायर परचेज प्राइस इज 27 lakhs। तो 27 lakhs minus cash price is 21 lakh 60,000, 21 lakh 60,000, so that comes to 27 lakhs minus 21 lakh 60,000, that comes to 5 lakh 40,000, 5 lakh 40,000। इज दिस क्लियर। अच्छा, इंटरेस्ट आ गया 5,40,000 का। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आया ना ये पूरा इंटरेस्ट है, पूरा मतलब पूरे अमाउंट का इंटरेस्ट है। लेकिन सर अगर हम लोग को सेलर की बुक में एंट्री बोलेगा तो सेलर की बुक में एंट्री तो हर महीने का इंटरेस्ट या फिर हर साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। हाँ, देख लेते हैं कि अपने को यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया। आगे पढ़ते क्या लिखा है ना। 5,40,000 were payable immediately and the balance were paid in 3 equal installment। अच्छा, तो कहने से कि ये 5,40,000 का बात जो कर रहा है, दिस 5,40,000 इज नथिंग बट इट इज वॉट, डाउन पेमेंट। हाँ सर, ये 5,40,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। अच्छा, और इंस्टॉलमेंट कितना पे करेगा, 3 equal इंस्टॉलमेंट। अच्छा,
जरा मेरे को एक और देख लेते इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। रिचा इंडस्ट्री चार्ज डेप्रीशिएशन 15% पर एनम। डेप्रीशिएशन बोल रहा है मेरे को, डेप्रीशिएशन कितना परसेंट, 15% पर एनम ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अरे बाप रे, मेरे को ये पूछा है इन जुलाई 2023, मतलब अपना जून अटेम वाला है, और ये 7 माह को पूछा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्ट ही नहीं दिए, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो कैसे करेंगे, क्या कैलकुलेशन होगा, वो एक बार देख लेते हैं प्रॉपरली। तो अपने को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, टोटल टोटल मैंने कितने का परचेस किया है सर। टोटल आपने अगर परचेस का बात करोगे ना, तो आपने कैश में परचेस करते तो आपको पे करना पड़ता कितना, 21,60,000। अच्छा, तो अगर हायर परचेज में सर जाओगे तो 27 लाख का हो जा रहा है। तो मेरे को बताओ जरा फटाफट कि यहाँ पे अगर मैं कैश प्राइस का बात करूंगा, कैश प्राइस का, तो कैश प्राइस इज हाउ मच। सर कैश प्राइस का बात करोगे तो इट इज 21,60,000। ओके, अब मेरे को बताओ, जब मैंने परचेस किया रहेगा, जिस डेट पे परचेस किया रहेगा, कहने से कि मैंने परचेस किया 1 अप्रैल को, हाँ सर 1 अप्रैल 2019 को आपने परचेस किया, तो जिस दिन परचेस किया होगा उसी दिन मैंने उसका डाउन पेमेंट किया होगा। हाँ सर, कितने का, 5,40,000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी, देखो दिया है ना। तो माइनस करूंगा अगर मैं, माइनस डाउन पेमेंट कर दूं अगर 5,40,000 का, तो मेरे को बताओ कि बैलेंस कितना बच रहा है जो मुझे अभी पे करना है। 5,40,000 माइनस कर दिया तो मेरे को बताओ व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट। सर 21,60,000 माइनस 5,40,000, दैट कम्स टू दैट कम्स टू 16,20,000। तो 16,20,000 ये मेरे को पे करना है अभी, बरोबर है कि नहीं, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। अब ये जो 16,20,000 मेरे को भी बैलेंस अमाउंट है वो पे करना है, लेकिन कैसे पे करना पड़ेगा सर, ये तो मेरे को पे करना पड़ेगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। लेकिन सर आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाओगे पे करने के लिए, तो आपको टोटल पे करना पड़ेगा 27 lakhs का। कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, 27 lakhs का। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक काम करते हैं, देखो टोटल मेरे को कैश प्राइस में अगर मैंने परचेस किया होता तो मेरे को पेमेंट करना पड़ता 21 लाख, 21 लाख में से 5,40,000 माइनस करो तो मेरे को पेमेंट करना पड़ता 16,20,000 का, ये ऑन द स्पॉट अगर करता तो। पर मैंने कैश में तो किया नहीं है, मैंने किस में किया है सर, मैंने तो हायर परचेस प्राइस से किया है। तो एक काम करो, देखो टोटल 21 लाख था, 21,60,000 ये मेरे को टोटल पेमेंट करना था। और अगर मैं इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे जाऊंगा तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 27 लाख का। तो एक काम करते हैं, total 27 lakhs is my higher purchase price, higher purchase price। इसमें से मैंने ऑन द स्पॉट माइनस कितना कर दिया, 5,40,000 तो मैंने ऑन द स्पॉट पे कर दिया है। तो जो बचेगा वही मेरे को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो इसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो जरा 27 लाख में से माइनस 5,40,000 करो तो कितना सर, 21,60,000। ये जो 21,60,000 बचेगा, यही मेरे को 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। हाँ, तो मेरे को तो व्हाट विल बी द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा, और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना होगा। सर 21,60,000 डिवाइड बाई 3 इक्वल है, तो मतलब मेरा पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 7,20,000 का is first, 7,20,000 का is second installment, and 7,20,000 का is third installment। तो सर इसका मतलब आपको जब आपने परचेज किया तो आपको पहले ऑन द स्पॉट 5,40,000 पे करना पड़ेगा, फिर 7,20,000 पहला इंस्टॉलमेंट, 7,20,000 दूसरा, 7,30,000 तीसरा। अगर सर आप ये चारों को ऐड करोगे ना, किसको, ये 5,40,000, 7,20,000, 7,20,000 और 7,20,000, तो द टोटल अमाउंट कम्स टू योर हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यस और नो, या फिर आप बोल सकते हो तो डाउन पेमेंट प्लस ऑल द इंस्टॉलमेंट। इज दिस क्लियर, यहाँ तक समझा। सर ये सब कुछ समझ में आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे।
देखो एक कैलकुलेशन करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन, योर आंसर विल बी इजी। देखो कैसे करेंगे। रेशियो से भी कर सकते हैं जतिन, या फिर एक शॉर्टकट बता रहा हूँ वो भी देख लो तो वो और कन्वीनियंट शायद लगे। से एग्जाम्पल, से एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे टोटल मैंने परचेस किया, इस डेट पे मैंने परचेस किया। हाँ सर। अच्छा, मैंने परचेस किया था तो मेरे को फटाफट होता परचेस करूंगा तो मेरा हायर परचेस प्राइस कितना होगा, यहाँ पे मैंने परचेस किया तो सर आपका हायर परचेस प्राइस यहाँ पे हो रहा है 27 lakhs का। अच्छा, ये 27 lakhs का, मैंने कितना इंस्टॉलमेंट भरना है, 3। तो कहने से कि ये 27 lakhs के बाद यहाँ पे मैं आऊंगा, एक ईयर एंड में पहला इंस्टॉलमेंट भरूंगा, फिर सेकेंड ईयर में दूसरा इंस्टॉलमेंट भरूंगा, थर्ड ईयर एंड में तीसरा इंस्टॉलमेंट भरूंगा। 27 lakhs में से मैंने ऑन द स्पॉट माइनस माइनस करो कितना कर दिया सर, 5,40,000 का तो आपने डाउन पेमेंट कर दिया है, ये डीपीए डाउन पेमेंट कर दिया। तो मेरे को बताओ कितना बचा सर, 27 lakhs में से -5,40,000 कर देंगे तो इसका मतलब ये बचा 21 lakhs, 21,60,000। माई पॉइंट इज वॉट कि मैंने यहाँ पे परचेज किया था फर्स्ट डेट पे। अब कहना है इसे कि मैंने ऑन द स्पॉट 5,40,000 पे कर दिया, तो पूरे साल भर तक उसका बैलेंस अमाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यूज करूंगा। हाँ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कितना यूज करूंगा उसका, सर उसका यूज करूंगा 21,60,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो। हाँ सर। अच्छा, अब बताओ, यहाँ पे आऊंगा तो मैं पहला इंस्टॉलमेंट भर दूंगा 7,20,000 का, ये मेरा सेकंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। हाँ, जरा मेरे को बताओ, 21,60,000 मेरे को टोटल पे करना था, अब उसमें से मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर दिया 7,20,000 का, डोंट फॉरगेट द इंस्टॉलमेंट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑल्सो। मेरे को बताओ अब बैलेंस कितना बचेगा, सर -7,20,000 करोगे तो ये बचेगा 14,40,000 का। तो इसका मतलब ये भी अभी मेरा ये बैलेंस देना बाकी था, तो इसका मतलब ये मैं यूज करूंगा, इसका पैसा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पेमेंट चार्ज करना पड़ेगा मेरे को। तो इस पे यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे बात करूंगा 14,40,000। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर्ली देखना, शॉर्टकट में अच्छे से समझेगा। अब यहाँ पे आ जाऊंगा तो मेरे को 14,14,000 तो पे करना है अभी, फिर वापस से मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट भर दूंगा कितने का, सर माइनस कर दो वापस से सेकेंड इंस्टॉलमेंट, माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 7,20,000 का पे करोगे, कितना बचेगा, सर -7,20,000 कर दोगे तो बचेगा 7,20,000, 7,20,000 बचेगा, ये बैलेंस बचेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पे इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा, सर उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड ही दिया है। तो कहना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूंगा तो 7,20,000 बच रहा है, यहाँ पे आऊंगा तो ये 7,20,000 बच रहा है, और मैं ये पे करूंगा माइनस माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट, जैसे ये थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा 7,20,000 का, तो मेरा टोटल बैलेंस विल बी 0, खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी समझा सर, ओवरऑल कैलकुलेशन क्या था सर, ओवरऑल अगर वो कैलकुलेशन का बात करोगे तो देखो, सबसे पहले मेरे को एक चीज समझा था क्या, कि टोटल 27 lakhs का पेमेंट था, उसमें से 540 तो ऑन द स्पॉट पे कर दिया, तो 21,60,000 ये बचा है, मैं हायर परचेज प्राइस का बात कर रहा हूँ 27 लाख, तो 21,60,000 बचा था, तो पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया मैंने 7,20,000 का, तो बचा कितना 14,40,000। अब 14,40,000 पे बात करूंगा तो उसमें से वापस 7,20 भर दिया, तो इसका मतलब बचा कितना 720। फिर 720 का अगर बात करूंगा तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जैसे 720 का भरूंगा तो बैलेंस विल बी 0। सर मेरे को एक बात बताओ, पर आपने इसमें इंटरेस्ट कहाँ निकाला, अच्छा इंटरेस्ट अमाउंट अभी उसमें निकाला ही नहीं मैंने, ठीक है चलो, जरा प्रॉपर्ली देख लो इंटरेस्ट अमाउंट निकालता हूँ और कैसे निकालूंगा वो बताओ मेरे को बताओ, इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा,
सर देखो, इंटरेस्ट चार्ज हमेशा उसी अमाउंट पे होता है जो आउटस्टैंडिंग होता है। मतलब क्या? बैलेंस होता है। ठीक है, मेरे को बताओ बैलेंस कितना है। सर देखो, ये पहले आउटस्टैंडिंग था 21,60,000 का, फिर आउटस्टैंडिंग है 14,040 का, फिर आउटस्टैंडिंग है 7,20,000 का। यही आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। यस और नो? चलो मेरे को बताओ जरा। लेट मी राइट हियर आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट। ये कैलकुलेशन समझो, रेशियो इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। आउटस्टैंडिंग पहला कितना था? सर आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग का बात करोगे तो पहला आउटस्टैंडिंग था 21,60,000 का। दूसरा आउटस्टैंडिंग कितना था? सर दूसरा आउटस्टैंडिंग था 14,40,000 का। तीसरा आउटस्टैंडिंग कितना था? तीसरा आउटस्टैंडिंग था 7,20,000 का। यही था। ये मेरे को बताओ व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, जरा ऐड करो तो। आउटस्टैंडिंग का टोटल ऐड करके मेरे को बताओ कितना हो रहा है। सर 21,60,000 प्लस 14,40,000 प्लस 7,20,000 कितना हो रहा है? सर ये हो रहा है 43,20,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग। बरोबर है। मैं याद रखना, मैं इंटरेस्ट अभी तक निकाला नहीं। अच्छा मेरे को बताओ कि कहने से कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा होगा तुमने इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे भरा होगा। हाँ सर। तुम्हारा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? सर टोटल आउटस्टैंडिंग तो मेरा 43,20,000 का था। टोटल 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 बात कर रहा हूँ। टोटल मतलब हर साल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरे को बताओ तुम लोग ने टोटल इंटरेस्ट कितना भरा? सर टोटल इंटरेस्ट भरा था, ऊपर कैलकुलेशन था, कितने का था? किया था। हाँ। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज सर 5,40,000 का था। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाओ। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज 5,40,000। ये समझा मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, हर साल का आउटस्टैंडिंग निकाल लिया। सो दिस इज व्हाट माय टोटल आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने टोटल, ये मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग साल के हिसाब से जाऊंगा तो इतना आउटस्टैंडिंग हो रहा है। उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट कितना भरा? 5,40,000 का टोटल भरा है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे सर? कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई। 43,20,000 का 5,40,000 तो 7,20,000 का कितना? तो 5,40,000, 5,40,000 इंटू 7,20,000 डिवाइड बाय 43,20,000 कितना? सर ये आ रहा है 90,000 का। पहला इंट है। वैसे दूसरे का निकालो, बताओ फटाक से कितना आ रहा है कैलसी में। सेकंड का निकालो फटाक से। 43 लाख। एक काम करो, पहले सेकंड निकालो, बताता हूँ। 1,80,000 आ रहा है। सेकंड का इट विल बी 1,80,000। थर्ड का निकालो फटाक से। निकाला? कितना? 2,70,000। 2,70,000। अब क्या करो, शॉर्टकट बता रहा हूँ देखो। 43 लाख, 43,20,000 टोटल है। कुणाल पूछ रहा है कैसे किया, बताओ एक बार सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कुणाल। टोटल इंटरेस्ट इज 43,200, 43,20,000 टोटल आउटस्टैंडिंग, एंड इंटरेस्ट इज 5,40,000। सो कैसे किया? 5,40,000 इंटू 7,20,000 डिवाइड बाई 43,20,000। फिर वापस से 5,40,000 इंटू, यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 14,40,000 डिवाइड बाई 43,20,000। वापस से 5,40,000 इंटू 21,60,000 डिवाइड बाई 43,20,000। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? समझा? या फिर देखो शॉर्टकट कैसे करो, 43,20,000 डिवाइड कर दो पहले कितना? 5,40,000 एंड इंटू, इंटू दो बार प्रेस करो। 43,20,000 डिवाइड बाय 5,40,000
इंटू इंटू 2 बार प्रेस करो। अब हाँ, उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिखा है ये। वेट वेट वेट, ये डिवाइड हो रहा था ना, 5,40,000 डिवाइड बाय, सबको डिवाइड किससे कर रहे थे अपन, 43 से ना, तो डिवाइड बाय 43,20,000, 5,40,000 डिवाइड बाय 43,20,000 इंटू, अब पहला फिगर प्रेस करो, 7,20,000 इज इक्वल टू, आ रहा है 90, आ रहा है। 5,40,000 डिवाइड बाय 43,20,000 इंटू, फिर पहला फिगर प्रेस करो 7,20,000, फिर सेकंड प्रेस फिगर करो 14,40,000 और थर्ड प्रेस करो 21,60,000, यू विल गेट द सेम अमाउंट जो वहां पे कैलकुलेट किया ऑलरेडी। आया? इज दिस क्लियर? तो बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब है कि अब मेरे को मालूम पड़ेगा इंटरेस्ट अमाउंट। तो देखो पहला वाला इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2,70,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 1,80,000, थर्ड ईयर का 90,000। समझा? अब अगर मैं पूरे सम का कैलकुलेशन का बात करूं, तो पूरे सम में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो एक फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं, कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। जैसे तुम कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस करोगे, यू विल गेट द बैलेंस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस अमाउंट। अब उसमें सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो आई विल गेट द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। फिर आई विल पे व्हाट, आई विल पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो मेरे को बैलेंस वापस से मिलेगा, एंड दैट विल बी माय व्हाट, दैट विल बी माय बैलेंसिंग अमाउंट। फिर वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा सर, ऐड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, एंड जैसे इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा क्या, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट? हर बार वही कर रहा हूँ, ऐड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मालूम पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मालूम पड़ेगा। फिर मेरे को पे करना पड़ेगा माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। जैसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो मेरे को वापस से मालूम पड़ेगा मेरा बैलेंस कितना बचा। फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा मेरे को क्या, इंटरेस्ट। वापस से इंटरेस्ट ऐड करूंगा, इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। और आई विल पे व्हाट, माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट। जब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो ये बैलेंस अमाउंट विल बी जीरो, ये जीरो हो जाना चाहिए फिर। इज दिस क्लियर? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो वैसे ही अपन ये पूरा सम कर सकते हैं। इस एग्जांपल अगर मैं ये क्वेश्चन का बात करूं तो मेरे को बताओ कैश प्राइस कितना था सर, कैश प्राइस था 21,60,000 का। फिर डाउन पेमेंट कितना किया सर, डाउन पेमेंट किया 5,40,000 का। 5,40,000 का डाउन पेमेंट माइनस करो तो बताओ मेरे को बैलेंस कितना बच रहा है सर, 21,60,000।
-5,40,000 तो कितना बचा? 16,20,000 बच गया। प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। अभी तो पहला वाला इंटरेस्ट देखो मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? फर्स्ट वाला इंटरेस्ट कितना आया था? कहाँ गया रे? 2,70,000। तो ऐड करो इसमें 2,70,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इज 2,70,000। 2,70,000 ऐड करूंगा तो आई गेट द आउटस्टैंडिंग प्लस 2,70,000, तो इट विल बी 16,20,000 plus 2,70,000, that comes to 18,90,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो तो कहना से कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 7,20,000। 7,20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो मेरे को बताओ बैलेंस कितना बचेगा? सर -7,20,000 करेंगे तो बैलेंस विल बी 11,70,000। कहने से कि मेरे को ये सेम प्रोसेस धीरे धीरे पूरा फॉलो करना पड़ जाएगा। वैसे ही सेकंड इंटरेस्ट फिर इंस्टॉलमेंट फिर इंटरेस्ट फिर इंस्टॉलमेंट। और द पॉइंट इज सर फिर इसका आंसर्स कैसे आएगा? देखो सबसे पहले परचेस किया है, परचेस किया तो कैश प्राइस में। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं सोल्यूशन, फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले परचेस किया है, तो परचेस किया है तो ये मशीनरी अकाउंट तो तुम बना लोगे, इसमें कोई खासा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मशीनरी अकाउंट में क्या करना, मशीनरी परचेस करना, उसको डिप्रिशिएट करना, और तो कुछ खासा करना है नहीं। ये वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो सबसे पहले परचेस किया है, तो परचेस किया तो फर्स्ट डेट पे उसने क्या किया था? डाउन पेमेंट किया था। डाउन पेमेंट किया रहेगा तो मेरे को बताओ एंट्री क्या रहेगा डाउन पेमेंट का? सर एंट्री उसने पे किया रहेगा तो एंट्री विल बी व्हाट? एंट्री विल बी चिन्नू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये बायर की बुक में एंट्री पास कर रहा हूँ। कितने का? सर 5,40,000 का। तो चेक करो, पहला एंट्री 5,40,000 का, चिन्नू लिमिटेड टू कैश बैंक आ गया 5,40,000। हाँ सर। अच्छा मेरे को बताओ, ये सबसे पहले डाउन पेमेंट किया तो उसके पहले क्या किया रहेगा? सर मशीनरी परचेज किया, किसके पास से? चिन्नू लिमिटेड के पास से। कैश में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगा? सर एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, और तो टू चिन्नू लिमिटेड अकाउंट। और ये मशीनरी कितने का परचेज किया? 21,60,000 का परचेज किया ऑन क्रेडिट। तो कहने से चिन्नू लिमिटेड में आ जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट 21,60,000 का। हाँ सर। फिर जैसे परचेस किया उसी दिन डाउन पेमेंट भी कर दिया। अब पूरा ईयर एंड हो जाएगा तो ईयर एंड के बाद क्या करना पड़ेगा? सर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन चार्ज करेगा? सर ऑब्वियसली सब सेलर चार्ज करेगा बायर से। तो एंट्री क्या पास करेगा? सर ये बायर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू चिन्नू लिमिटेड अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? चिन्नू लिमिटेड अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा 2,70,000 का। हाँ सर। क्लोज करो। 21,60,000 प्लस 2,70,000, यहाँ पे क्लोज करूंगा तो 11 लाख, ये 24,30,000 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम लोग चेक करेगा तो उसने एक इंस्टॉलमेंट पहला वाला पे किया रहेगा फर्स्ट ईयर में, तो एंट्री क्या पास किया रहेगा? सर इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो एंट्री पास करेगा चिन्नू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था? 7,20,000 का था। तो चिन्नू लिमिटेड में टू कैश बैंक अकाउंट और इंस्टॉलमेंट 7,20,000। टैली करोगे तो पहला बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 11,70,000 का। ये जो 11,70,000 देखो ये यहाँ पे अपने कैलकुलेशन में दिख रहा होगा। उसने पेमेंट किया, देखो पहला वाला कैलकुलेशन के बाद अपना बैलेंस भी देखो 11,70,000 यहाँ पे आया था। तो ऐसे अब तुम सेकेंड ईयर का भी करोगे, थर्ड ईयर का भी करोगे तो सेम एज इट इज ही जाएगा। इज दिस क्लियर? अब सेकेंड ईयर में क्या करना है? डाउन पेमेंट तो करना नहीं है, तो फटाक से यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू चिन्नी लिमिटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और क्या करेगा वो सर? और इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा, एंट्री विल बी चिन्नू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो चिन्नू लिमिटेड में आ जाएगा टू कैश बैंक, टू कैश बैंक विल बी हाउ मच? 7,20,000। बैलेंस कितना बच जाएगा? बैलेंस विल बी 6,30,000। ये 6,30,000 ओपनिंग हो जाएगा, वापस से इंटरेस्ट ऐड करेगा। तो कहने से एंट्री विल बी व्हाट? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू चिन्नू लिमिटेड, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 90,000
और बाद में फिर टोटल ऐड करोगे तो इट विल बी 7,20,000 और 7,20 पे करेगा तो इट विल बी चिंटू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 7,20,000 एंड हेंस दिस अकाउंट विल गेट टैली, ये टैली हो जाएगा। यहाँ पे इन लोग ने ये सारा कैलकुलेशन किया है, थोड़ा डिसेंट है लेकिन ये, हाँ ये जून 23 में पूछा है, थोड़ा ये कैलकुलेशन उनका डिफरेंट जाता है, तो ये देखने का कोशिश मत करो, बहुत डिफिकल्ट जैसा करा के ला देते हैं उन लोग, बेटर में जो अपन ने किया वो देखो। इज दिस क्लियर?